नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के मंच पर आप सभी का पुनः पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कड़ी है कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी की एक रचना जिसका शीर्षक है एक अश्लील कहानी। ये कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी हिंदी साहित्य के वही रचनाकार हैं जिन्हें हम कमलेश्वर के नाम से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये कहानी उस दौरान लिखी गई थी जब कमलेश्वर जी अपने जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से निकलकर शिक्षा हेतु इलाहाबाद, जो कि आज का प्रयागराज है, उसमें आ चुके थे। ये कहानी वहीं पर लिखी गई, यानी इलाहाबाद में। बकौल दुष्यंत कुमार, जो उनके सहपाठी भी थे और मित्र भी, एक अश्लील कहानी का प्लॉट एक सचमुच की घटना से लिया गया था जो कि कमलेश्वर जी ने सड़क पर गुजरते हुए देखी थी। ये कहानी 1958 के दौर में लिखी गई है। पूरी कहानी हम 2 अंकों में सुनेंगे। आज हम इसका प्रथम अंक सुनने जा रहे हैं। शेष कहानी दूसरे और अंतिम अंक में हम सुन पाएंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। नग्नता में भयानक आकर्षण होता है। उसे आदमी के सौंदर्य वृत्ति की कितनी संतुष्टि होती है और कैसे होती है, यह बात बड़े दुखद रूप में एक दिन स्पष्ट हो ही गई। अनावृत शरीर से न जाने कैसी किरणें फूटती हैं, कैसा उल्लास और कैसी तृप्ति उसमें होती है। एक एक रेखा का बांकपन नया नया लगता है। खुला हुआ तंदूर ही सही, पर उसके रोम रोम में बसी हजारों लाखों आंखें बस अपनी ओर खींचती हैं। दिन भर के थके हारे कदम और रात भर अपनी विवशताओं के विचारों से टूटा हुआ मन एक ही जगह केंद्रित हो जाता है। सब मजबूरियों के ख्याल उस क्षण न जाने कहाँ दुबक जाते हैं। वैसा सम्मोहन, वैसी मुग्धता और प्यास कभी महसूस ही नहीं की। रूप की अनुभूति इस तरह घेर लेती है कि न आंखें मूंदते बनता है न खोलते ही। मैंने उसे ऐसी ही विमुग्ध स्थिति में अनवरत खड़े देखा है। जब वह उस प्यास से जलता होता, तब न उसके चेहरे पर तमतमाहट होती न पशुता। बस वह देखता खड़ा रहता। कुछ देर बाद वह अपनी आंखों को बड़े जोर से मलता और वैसे ही उन पर हथेलियां रखे अपने बिस्तर पर आकर बैठ या लेट जाता। अपनी बर्बादी और मुसीबतों की बातें वह सिर्फ शाम को ही करता है। सुबह आंख खुलने के बाद उसके मन की बेचैनी और छटपटाहट सिर्फ महसूस की जा सकती है। सुबह वह ज्यादा बात नहीं करता। बात करता भी है तो 4-4, 5-5 मिनट बाद, जैसे उसे किसी की याद आती रहती है। उसकी सब बातें अधूरी रह जाती हैं, यहाँ तक कि नौकरी की भी। सुबह 9 बजे तक का समय बिल्कुल उसका अपना नहीं होता। वह कमरे से बाहर नहीं जाता। कोई मिलने आ जाए तो मुझसे मना करवा देता है। एक आध बार मैंने कहा भी, क्यों चंद्रनाथ, मान लो वह तुम्हारी नौकरी के लिए कोई संदेशा लेकर आया हो, तब मैं 10 बजे जाकर खुद मिल लूंगा। चंद्रनाथ सहज ही कह देता, इतनी सी देर में क्या बना बिगड़ा जाता है। लेकिन तुम्हें, मैं कुछ भी आगे बोलने को होता तो वह संकोच में पड़ जाता और बड़ी बोधी दलील पेश करता। कुछ थोड़ा सा वक्त मेरा अपना भी होना चाहिए। दिन दिन भर खाक छानता हूँ, रात रात भर दौड़ता रह जाता हूँ।
तो कुछ देर अकेले बैठने को मन करता है। तुम तो जानते हो कि मैं इस वक्त कहते कहते उसे अपनी बात झूठी लगने लगती है। पर जिस बात के लिए आदमी मन से बेबस होता है, उसके लिए वह बेशर्मी भी ला देता है। ऐसा नहीं है कि उसे इस बात का एहसास न हो कि मैं उसकी हरकतें नहीं जानता। पहले वह तरह तरह के बहाने बनाकर खिड़की के पास खड़ा होता था, अब खुलेआम खड़ा होने लगा है और इस तरह खड़ा होता है कि यह बात उसकी अपनी और नितांत वैयक्तिक है। इसमें हस्तक्षेप करने का साहस किसी को नहीं होना चाहिए। औरतों और अफसरों के संबंध में चंद्रनाथ के एक से विचार थे, पर जब वह कुंती को देखता, हाँ, सामने वाले मकान में रहने वाली उस सुंदर सी औरत का नाम कुंती ही है, लेकिन आपको उसके नाम से क्या मतलब? आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि कुंती की उम्र लगभग 30 वर्ष है। रंग गोरा ही नहीं, उसके गोरेपन में रेशम सी आभा है। आंखों की पुतलियां बेहद काली हैं और बालों के सिरे भूरे हैं। उसके घर का जितना हिस्सा इस 2 मंजिले पर बने कमरे से दिखाई पड़ता है, उसकी सजावट में बड़ी सुरुचि है। घर देखकर उसके जीवन के सुख से सहज ही किसी को ईर्ष्या हो सकती है। नीले पर्दों के पीछे सजे हुए कमरे बड़े रहस्यमय लगते हैं। रात को जब उनमें रोशनी होती है और कुंती अपनी साड़ी का पल्ला कमर से लपेटे कभी उन पर्दों के पीछे से गुजरती है, तो उसकी समतल चाल से फर्श पर कालीन बिछे होने का बोध होता है। वह कभी संतप्त या व्याकुल नहीं दिखाई दी। उसने कभी नजर उठाकर इधर उधर वहशी निगाहों से किसी को देखा हो, ऐसा भी नहीं हुआ। उसके मन में कभी बादल घुमड़े हों और बरसने से पहले की उदासी ही छाई हो, यह भी नहीं दिखाई दिया। इस खिड़की से उसके घर का नक्शा ऐसा दिखाई देता है जैसा किसी सुरंग में बसे मकान के कटे हुए हिस्से दिखाई दे रहे हों। यहाँ से इन ऊपर वाले कमरों के अलावा नीचे का गुसलखाना, आंगन का थोड़ा सा भाग, 3/4 बरामदा और बरामदे के भीतर वाले कमरे का वह हिस्सा दिखाई पड़ता है जिसमें श्रृंगार मेज रखी है। सुबह वह यहीं दिखाई पड़ती है, लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद वह भीतर वाले उन रहस्यमय कमरों में खो जाती है। घर में 2 पुरुष दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से एक उसका पति है और एक सौतेला लड़का, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की होगी। कुंती के पति छोटे मोटे रईस हैं। उन्हें कपड़े पहनने और ढंग से रहने का शौक है। इस घर में कभी दंगा लड़ाई या मनमुटाव की छाया तक नहीं दिखाई दी। छोटे से गिरजे की तरह ईश्वरीय शांति यहाँ फैली रहती है और ये तीनों ही प्राणी मिशनरियों की तरह अपने अपने कर्तव्य में लगे नजर आते रहते हैं। इन कमरों से कभी ऊंची आवाज, उन्मत्त कह कहे या विलासपूर्ण जीवन की गुनगुनाहट भी नहीं सुनाई दी। पर यह शांति तूफान से पहले की थी, यह पता नहीं था। कोई भी घटना इतनी अप्रत्याशित रूप से सामने आएगी, इसका एहसास नहीं था। कुंती आत्मलीना थी। जब वह गुसलखाने में नहाने जाती या वहां से निकलती तो अपने में लीन रहती। उसे इस बात का ज्ञान तक न होता कि कई खिड़कियों की आंखें उसे घूरती हैं या किसी दूसरे मकान की छत पर भी कोई हो सकता है। पता नहीं किस दिन चंद्रनाथ ने उसे ऐसी स्थिति में देख लिया कि तब से उसका कार्यक्रम ही बदल गया। पहले वह सुबह 7 बजे ही एक प्याला चाय खुद पीकर और मुझे पिलाकर काम की तलाश में निकल जाता था और शाम गए लौटता था। खिड़की के पास उसके अटकाव को मैं तब जान पाया जब उसने 7 बजे की बजाय
10 बजे जाना शुरू किया और एक दिन जब वह मित्र मंडली में खुलकर बोला, यह अभी 3-4 महीने पहले की ही बात है। हम 3-4 दोस्त यूं ही सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। शाम का समय था। सिविल लाइंस की सड़कों पर निर्द्वंद आदमी औरतों का सैलाब उमड़ आया था। वैसे उस समय बात मिस्र की क्रांति पर चल रही थी और बिशन कर्नल नासिर के संबंध में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जैसे मिस्र में राज्य क्रांति की योजना कर्नल नासिर ने उसके साथ बैठकर बनाई हो। इतने में एक सजी बजी महिला पास से गुजर गई और चंद्रनाथ ने शैतानी से लंबी आह भरी। वर्मा ने बड़ी हिकारत से चंद्रनाथ की इस हरकत को नामंजूर किया। यह बदतमीजी है, इसीलिए मैं ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। चंद्रनाथ एकाएक तिलमिला उठा। मतलब क्या है आपका? मैं अगर शरीफ ज्यादा नहीं हूं तो ये भी शरीफ ज्यादियां नहीं हैं, समझे आप? ये लोग यही चाहते हैं कि कोई इन्हें देखे और फप्तियां कसे। इससे इनका अहम संतुष्ट होता है और इन्हें अपनी खूबसूरती पर गर्व होता है। यह बकवास है। वर्मा ने अपनी पेटी ऊपर सरकाते हुए कहा, सुंदर बनने और सुंदर दिखने की इच्छा किसे नहीं होती? इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया की सभी औरतें, ऐसी औरतें जो अपने रूप को संवार कर रखती हैं, चरित्रहीन हैं और वे आपकी निगाहों की मोहताज हैं। उनके पास उनके आदमी हैं, उनके रूप और यौवन को सराहने वाले मन और आंखें हैं। यही तो नहीं है। चंद्रनाथ ने तेजी से कहा, यही उनके पास नहीं है। उनकी प्यास के लिए पानी नहीं है। वह और भी भभक उठा था। मैं पूछता हूं, इन औरतों का काम क्या है? भरे हुए घरों में यह रह नहीं सकती। शादी से पहले अलग घर के सपने इनके दिमाग में मंडराने लगते हैं। शादी के बाद ये बच्चा पैदा करने से कतराती हैं। नौकरी इनसे हो नहीं सकती, घर का काम ये कर नहीं सकती। आखिर ये करना क्या चाहती हैं? इनकी जिंदगियां किस लिए हैं? इनके सामने कौन सा आदर्श है जिसके लिए ये जीना चाहती हैं? जीने वाली बात बहुत सीधी है। बिशन ने कहा, हर आदमी जीना चाहता है। पेड़ों की छिपी हुई जड़ें तक जीना चाहती हैं। रही जिंदगी में आदर्श की बात, सो भाई, जीने के लिए जीना छोटा आदर्श नहीं है। कहते कहते वह हंस पड़ा। वर्मा भीतर भीतर छटपटा रहा था। बिशन की हंसी ने उसका पारा और भी चढ़ा दिया। रुमाल से मुंह पोंछकर बोला, मतलब तुम्हारा यह है कि ये सब औरतें बेकार जी रही हैं? इनके लिए वासना और ऐश्वर्य ही सब कुछ है? यानी ये चरित्रहीन हैं? जी, चंद्रनाथ ने व्यंग से कहा। एक एक बात कागज पर नोट कर लीजिए, तब बात कीजिए। यह कसूर उनका नहीं, तुम लोगों की भूखी आंखों का है। वर्मा बोला तो चंद्रनाथ ने बड़ी हिकारत से कहा, अभी आपने औरत की भूखी आंखें देखी नहीं हैं। एक बार देख लीजिए तो पसीना छूट जाएगा, पसीना। इनका यह श्रृंगार उसी भूख की खामोश आवाज है। आखिर इस बनने ठनने का मतलब क्या है? ये औरतें सिर्फ आदमी के लिए बनती संवरती हैं। क्या जरूरत है कि आप सज संवर कर शाम को ही निकलें और ऐसी जगहों में आए जहां हजार निगाहें हो? इन्हें बेवक्त जाकर घरों में देखिए। मसली हुई साड़ियां, फीके होंठ और रूखे बाल। सौंदर्य प्रियता का यह मतलब नहीं कि शाम 4 बजे आपका यह जुनून जागे। बोलते बोलते चंद्रनाथ हकलाने लगा था और उसके मुंह से शब्द साफ नहीं निकल पा रहे थे। राह चलते कुछ आदमियों का ध्यान इधर खींच आया था।
वर्मा बड़ी दपसट में फंस गया था। उसे इस तरह ऊंची आवाज में तर्क करना भी बुरा लग रहा था और चुप रह जाना उसे स्वीकार नहीं था। कॉफी हाउस के पास चंद्रनाथ की बाह पकड़कर ले जाते हुए वह बोला, यहां सड़क पर मत चीखो, आओ बैठकर बातें होंगी, आओ। बातचीत के उसी तूफान में हम लोग कॉफी हाउस की एक मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। चंद्रनाथ सचमुच बहुत भरा हुआ था। यह तुम्हारी आदत है वर्मा, एक ना एक बात तुम ऐसी शुरू कर देते हो जिस पर गुस्सा आता है। सारी दुनिया के दीन ईमान, भलमनसाहत और अच्छाई का ठेका तुमने जबरदस्ती ले रखा है। तुम्हें दुनिया में सब आदमी बुरे नजर आते हैं। तभी कॉफी आ गई और बात बदल गई, पर चंद्रनाथ उसे फिर खींच लाया। हाँ वर्मा साहब, अब कहिए, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं यार, पर तुम्हारा यह रुख देखकर बुरा लगता है। और क्या है? वर्मा ने टालने के लहजे में कहा, मुझे ऐसी औरतों से चिढ़ है। ये खोखली हैं, इन्हें दुनिया में सिर्फ आदमी की बाहें चाहिए। मरी हुई आत्माओं की ये लाशें बदबू करती हैं। इन्होंने नौजवानों को रास्तों से उतारकर गंदी खाइयों में फेंक दिया है। हताश और भटकते हुए आदमियों में बचे खुचे आदर्श और महत्वाकांक्षाएं तक इन सड़ी हुई औरतों ने छीन ली हैं, उन्हें गुमराह किया है। चंद्रनाथ का हाथ मेज पर कांप रहा था। चोट खा गया है भाई, लड़का चोट खा गया है कहीं। बिशन ने वातावरण हल्का करना चाहा, पर चंद्रनाथ पर जैसे भूत सवार था। इस फप्ती को नकारते हुए वह वर्मा की ओर ताकते हुए बोला, और आप मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं? इन्हें जाकर समझाइए, जो 4 बजे से मेकअप करते करते शाम को 6 बजे तैयार होकर निकलती हैं। इनके प्रति श्रद्धा तब हो जब हम इन्हें खेतों में काम करते देखें, इंजनों को चलाते देखें, फैक्ट्रियों में खटते देखें, बिजली घरों में पसीना बहाते देखें। हम इन्हें काम में मशगूल देखें, रंगे हुए नाखून, पुते हुए होंठ, खुले हुए पेट और आंख में काजल की लकीरें इस बात का बुलावा है कि इन्हें श्रद्धा की नहीं, सिर्फ वासना की नजर से देखो। और आप मुझसे नैतिकता की बात करते हैं। अपने दिमाग के खलल के कारण मैं हर बात को दार्शनिकता का पुट देकर गंभीर बना देने के लिए मजबूर हूँ। इस बीच में गूंगा था। अब एक सूत्र हाथ आया तो मैं बोल ही पड़ा। नैतिकता या सहज संयम व्यक्ति के हाथों के बाहर है। सामाजिक और वैयक्तिक आचरण के स्तर आदमी ने समाज के संदर्भ में बनाए हैं। और हमेशा की तरह मैं अपनी ही बात में उलझ गया। पता नहीं क्या हो जाता है कि सोचता हूँ, तब सब साफ साफ दिमाग में होता है और बोलते ही साफ बात भी उलझ जाती है। और मैं यह महसूस करता हूँ कि जो कहना चाहता था वह नहीं कह पाया। ऐसे मौकों पर बिशन नहीं चूकता। मेरी बात को बड़ी व्यंग्यपूर्ण मुद्रा से सुनते हुए उसने कहा, हाँ भाई, अब गीता प्रवचन आरंभ हुआ। अर्जुन सुनो। और उसने चंद्रनाथ की बाहें हिलाकर मेरी ओर मुखातिब कर दिया। आप भी कहिए। चंद्रनाथ ने मुझसे कहा, ऐसे में मेरी हालत बहुत पतली हो जाती है, पर चुप रहकर अपनी मजबूरी या बेवकूफ़ी का प्रदर्शन करूं, यह बर्दाश्त नहीं होता। अपने को बहुत संभालते हुए मैंने कहा, मेरा मतलब यह है कि। बिशन ने बात काटी, पहले मतलब समझा दीजिए, बात बाद में सुनाइएगा। बोलो बोलो। चंद्रनाथ बात करने के मूड में था। बड़े साहस से फिर मैंने कहा, मेरा मतलब यह है कि सभी नैतिकताओं का जन्म समाज में हुआ है।
नैतिकता की भावना ही समाज ने दी है। व्यक्ति में घोर अनैतिकता है। बात तो मैंने कह दी, पर मैं इसे किस जगह फिट करना चाहता था या कौन सा निष्कर्ष निकालना चाहता था, यह मेरी समझ के बाहर हो गया था। आप कहना क्या चाहते हैं? बिशन ने प्याला सरकाकर मुझसे लोहा लेने के अंदाज में कहा। यह तो कुछ इस तरह की बात हुई कि चार दोस्त साहित्य या कला के बारे में बात कर रहे हो और आप उसी गंभीरता से कहें, मुझे आलू की सब्जी पसंद है। नैतिकता के ऊपर आखिर आप क्या प्रवचन देना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। उसका सिरा किसी तरफ से जोड़िए। ये बेसिर पैर की क्या बात हुई? अच्छा, पर्स निकालिए और आज का बिल पे करिए। मैं चुप ही बैठा रहा। वर्मा ने फिर बात शुरू कर दी। ये कह रहे थे कि जहाँ चार आदमी होते हैं वहाँ सब पर लगाम लगी रहती है, पर अकेले में हर आदमी लगाम छुड़ाकर भाग खड़ा होता है। क्यों, है ना? वर्मा ने मेरी ओर ताका। ये निष्कर्षवादी आदमी है, बिशन बोला। आप कह डालिए जो भी कहना हो। वर्मा साहब ने मेरी बात कह दी। मैंने कहा तो चंद्रनाथ ने पानी का घूंट लेते हुए मुंह बिगाड़ा। बोला, नैतिकता आदमी की अपनी चीज है, उसका समाज से कोई संबंध नहीं। आदमी नैतिक या अनैतिक होता है, पतित या महान होता है, समाज नहीं। लेकिन जीवन के सब अच्छे मूल्य, जिनमें नैतिकता भी एक है, समाज में जन्म लेते हैं। मैं अपनी बात साफ करना चाहता था। समूह के बोध के साथ ही अच्छी जिंदगी के लिए नियम बनाए गए। उन नियमों का उपयोग भी समूह में ही है। अकेले आदमी के लिए ये व्यर्थ है, जरूरत ही नहीं उनकी। मेरा मतलब, मैं फिर उलझ गया था। इसी को हरा लो भाई। बिशन ने मेरी ओर इशारा किया। हारेगा तो पे करेगा। शायद मेरी रूखी बात से सबका मन उजड़ चुका था। चंद्रनाथ शांत हो चुका था और वर्मा संतुष्ट तो नहीं था, पर चुप जरूर था। बिशन को बराबर मजाक सूझ रहा था। मेज पर बड़ी बेमानी खामोशी सी छा गई थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि यह बेकार की बहस और व्यर्थ की बातें क्या कर पाएंगी। चारों जने एक दूसरे से नहीं, अपने से असंतुष्ट नजर आ रहे थे। हमारी मंडली में अक्सर ऐसा होता था। चंद्रनाथ ऐसी बहसों के बाद बहुत घुटा घुटा सा महसूस करता था। उस दिन वह पूरे रास्ते गुमसुम सा घर तक आया। शायद उसे सुबह का इंतजार था। कुंती के घर की ओर चंद्रनाथ का आकर्षण बढ़ता ही गया और उस दिन से चंद्रनाथ की हरकतें और भी खुलती गईं। मैंने देखा वह डायरी लिखने लगा था। एक दिन चोरी से मैंने उसकी डायरी निकालकर पढ़ी। कुछ पन्नों पर पहले की लिखी इबारत थी, जिसमें खर्च इत्यादि का वृत्तांत था। पर कुछ कोरे पन्नों के बाद जो कुछ लिखा था, उसे पढ़कर रोमांच हो आया, साथ ही गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। 20-25 पृष्ठ निहायत गंदे वर्णनों से भरे थे, जिनमें कुंती के अंग प्रत्यंग का विशद खाका खींचा गया था। कहीं मन की अकुलाहट थी तो कहीं खींच, लेकिन उसमें सब साफ साफ और खुलकर लिखा गया था। जो उपमाएं और प्रतीक उसने इस्तेमाल किए थे, वे किसी भी तरह रीति ग्रंथों की परंपरा से हेठे नहीं थे। चंद्रनाथ के मन का उबाल और उसकी पाशविकी इच्छाओं के ये उद्गार सचमुच भयंकर थे।
उस दिन से मुझे थोड़ा खौफ भी लगने लगा था। किसी भी आदमी का क्या पता, कहीं यह कुछ ऐसा वैसा ना कर डाले। इस शरीफ मोहल्ले में रहने लायक भी नहीं रह जाऊंगा। और तब से वह निर्द्वंद भाव से कुंती के घर की ओर ताका करता है, जिसके पत्थर के खंभों की नक्काशी और तराश, फर्श पर रंग बिरंगे टाइल्स की डिजाइनें और बरामदे की कार्निस पर बने बेल बूटों से सामंती घराने का एहसास होता है। कुंती का पति अधिकतर घर से बाहर रहता था। फिनले की महीन धोती, काला चमचमाता हुआ पतली टोका पंप जूता और चुन्नट पड़ा हुआ कुर्ता पहनकर वह निकल जाता था। वह शायद अपने किसी दोस्त के घर ही सारा समय गुजारता था। वह जुआ खेलने का शौकीन था और जब हार कर आता तो उंगलियों के बीच में सिगरेट दबाए मुट्ठी बांधकर बड़े लंबे लंबे कश खींचता। उसकी धोती की कांच ढीली होकर झूलती होती। उसका सौतेला लड़का इन सब बातों की ओर से उदासीन था और कुंती निश्चिंत सी अपना दिन शुरू करती। वह आत्मलीना कुंती चंद्रनाथ का एक कार्यक्रम बन गई थी। रोज सुबह 8 बजे के करीब वह गुसलखाने में जाती और 10-12 मिनट बाद नहाकर बाहर निकल आती। उन्हीं भीगे कपड़ों में वह बरामदे में पड़े तख्त पर खड़ी होती और बड़े ही भूले भूले ढंग से, बिल्कुल बेफिक्र होकर एक एक कपड़ा उतारती जाती। चंद्रनाथ सांस रोके वहीं खिड़की पर खड़ा होता। कपड़े उतारकर वह अपने अंग प्रत्यंग को बड़े चाव और गौर से देखती। बड़े इत्मीनान से वह तौलिया से पानी सुखाती और उसी अवस्था में भीतर श्रृंगार मेज पर चली जाती। चंद्रनाथ की एकाध बहुत गहरी सांसें सुनाई पड़ती और उसका अंग अंग थिरकता होता। वह पैर बदल बदल कर खड़ा होता, सूखे गले को थूक निगल निगल कर तर करता और जब तक कुंती अपने कपड़े पहनकर उस कमरे से ओझल ना हो जाती, वह अपलक उधर ताकता रहता। उसके जाते ही वह हथेलियों से आंखें रगड़ता और वैसे ही आंखें मूंदे हुए अपनी खाट पर आ गिरता। अनजाने ही कुंती उसके अस्तित्व पर छाती जा रही थी। हमारे कमरे में जैसे वह हर समय उपस्थित रहती। कभी कभी लगता कि कुंती अपने घर में बड़ी उदास और क्लांत है, जैसे उसने अपना मुंह सी रखा है और अब उसने अपनी समस्त आत्म चेतना अपने शरीर पर केंद्रित कर रखी है। हर रोज नहाने के बाद वह अधिक आत्मलीन दिखाई पड़ती, जैसे वह अपने शरीर के रोम रोम में पानी देती हो और प्रतिदिन उत्सुकता से अपने विकास को निहारती हो। बड़े ही हल्के हाथ से वह शरीर पोंछती, तन के एक एक अंग को सहेज सहेज कर रखती। शायद उसका तन किसी की प्रतीक्षा में हो, शायद उसने किसी को वचन दिया हो कि यह ढलने नहीं पाएगा। मैं तन मन से तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, जैसा छोड़कर जा रहे हो वैसा ही पाओगे, एक रोम तक इधर से उधर नहीं होगा। जिस तन्मयता और एकाग्र भाव से वह यह सब करती, उसमें न जाने ऐसी कौन सी बात थी कि मन छटपटाने लगता था। श्रृंगार मेज पर खड़ी होकर वह सारे शरीर पर पाउडर छिड़कती और एक एक मोड़ को ध्यान से देखती। कपड़े पहनते ही उसकी यह तन्मयता समाप्त हो जाती थी। वह एकदम कोई दूसरी औरत हो जाती। कभी कभी वह शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारते हुए 3-4 बालों को पकड़कर उनमें से एक तोड़कर पल भर देखती और फेंक देती। निश्चय ही वह सफेद बाल होता होगा। सचमुच तब उसे कितनी ठेस लगती होगी। उस क्षण उसके मन में
कैसी बेबसी व्याप्ति होगी। उसके मुख पर क्या क्या भाव आते जाते होंगे, यह कभी स्पष्ट ना हो पाता। शायद उसकी आंखों की कोरे गीली हो आई हो, या एक बहुत गहरी सांस ही निकली हो। पर दीवारों की वह दूरी न उन भीगी आंखों को देखने देती, न पीड़ा से भरी वह आवाज ही इस पार आ पाती थी। आज की कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। शेष कहानी दूसरी और अंतिम अंक में सुनी जाएगी। यदि कहानी आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना अगर आप हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।